की रूपरेखा डिजाइन करनी है और किस तरीके से लोगों के हित में उसको लगाना है, ये अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में उन अधिकारियों का तबादला करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोगों के हित के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस कुर्सी पे उनको बैठाया गया है वो काम नहीं कर पा रहे, तो उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। आज मुद्दे का जो विषय है जिस पर आज बात करने आए हैं, लगातार बोईसर शहर के एमआईडीसी क्षेत्र में अपघात का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बात करें विशेष रूप से तो कुछ अपघात एमआईडीसी कंपनी के अंदर हो जाते हैं और कुछ अपघात एमआईडीसी क्षेत्र में हो जाते हैं, यानी सड़क पर बात हो जाते हैं। तो ऐसे में जो लगातार अपघात हो रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है, किस चीज़ों के चलते ये अपघात का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है, और तमाम मुद्दे जैसे जुड़ते हैं उन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ में आज महेश धोड़े जी मौजूद हैं। महेश सर, जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं बोईसर शहर में, चाहे वो कंपनी की बात करें या हमारे क्षेत्र में रोड पर चलते हुए बात करें, लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, मगर जो चीज़ें हैं जिनको यहाँ से अपघात को बूस्ट मिल रहा है, किस तरीके के जो कारण जिम्मेदार हैं इन सबके पीछे? विशेष रूप से विषय ऐसा है कि जब भी हम देखते हैं कि अगर एमआईडीसी इतना बड़ा और आशिया खंड का सबसे एक नंबर का एमआईडीसी था, तो उस एमआईडीसी में बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी, लेकिन एमआईडीसी वाले ने वो प्रोवाइड नहीं की गई। विषय ऐसा बना कि फैक्ट्रियाँ बढ़ते गई, लोक संख्या बढ़ते गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, लेकिन जो हॉस्पिटल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके वजह से जो अपघात होते हैं तो लोग चले जाते हैं या तो मुंबई की ओर भागते हैं, और बजट कम रहा तो फिर गुजरात भागना, दो ऑप्शन रहता है। अब विषय ऐसा बना कि ये ग्रामीण रुग्णालय होना चाहिए करके आदिवासी एकता मित्र मंडल के अध्यक्ष जो है संतोष शिवराम जनाठे जी, उन्होंने वो सब्जेक्ट लिया था कि एक संकल्प लिया था कि अगर जिस दिन हॉस्पिटल बनेगा उस दिन मैं खुर्ची पे बैठूंगा, तब तक मैं खुर्ची का त्याग करूंगा। यहाँ के लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल की मांग उन्होंने की थी, जिसके चलते शायद वो कुर्सी का त्याग, उन्होंने आसन का त्याग कर दिया था। इस विषय में अब तक कोई भी कार्रवाई देखने नहीं मिली। आज भी हम अगर देखते हैं किसी कार्यक्रम में उनको, तो वो आसन पर विराजमान नहीं होते हैं। या कुछ जो चीज़ें हैं, जो गैप क्यों उतना हो जा रहा है इन सब चीज़ों में? क्या है, कुछ राजकीय उदासीनता ये कह सकते हैं हम। अगर देखो, पैसे की कमतरता नहीं है। जैसे जब भी हमने ये संतोष शिवराम जनाठे जी ने एक रोजगार मेड़ावा का आयोजन संकल्प सोचा, जो गवर्नमेंट और संस्था के माध्यम से एक 16 तारीख को किया गया बोईसर एमआईडीसी में। उस समय जब हमने एमआईडीसी के जो पास्ट चेयरमैन थे डी.के. राउत जी, तो उन्होंने एक गंभीर समस्या हमको बताई, वो थी ईएसआईसी का। अब ईएसआईसी, उनका कहना है कि जब पालघर जिला फॉर्म हुआ तो हमारा पूरा एमआईडीसी का ईएसआईसी है वो कट के पूरा चला जा रहा है ईएसआईसी ऑफिस को। वो जा रहा है हर महीने के 6 करोड़ रुपए, यानी साल के 72 करोड़। साल के 72 करोड़, तो ये जिला स्थापन होकर 7 से 8 साल हो गए, तो कितने करोड़ हो गए? अगर 5 साल पकड़ा तो 72 × 5 किया तो 200-250 करोड़ तो यही हो गया। अगर ईएसआईसी इतना पैसा लेके जा रही है और फिर भी हमको हॉस्पिटल नहीं दे रही है, इसके जितनी शर्मिंदगी हमारे लिए नहीं हो सकती, या हमारे स्थानिक नेताओं के लिए नहीं हो सकती। जो दर्जन भर पार्टियां अपनी छाती पीट के कहती है कि हम बहुत बड़े वर्चस्व निर्माण किए हुए हैं या हम बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर देखो ग्राउंड रूट पे जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए। अगर पैसा ले रहे हो, अच्छा, डी.के. राउत साहब का ये भी कहना है कि दुखड़ा दूसरा ऐसा है कि हमने अगर ईएसआईसी लेट भरा तो ये हमें ऊपर पेनल्टी लगा के ईएसआईसी भरवाते हैं। अच्छा। तो 6 करोड़ महीने का ईएसआईसी ऑफिस लेके जाती है, लेट हुआ तो उस पर दंड आकारती है। 5 साल से ऐसे लेने के बाद भी अगर हमको अस्पताल नहीं मिला तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आज जो जनाठे जी ने संकल्प लिया था कि मैं खुर्ची का त्याग कर दूंगा, मेरे को लगता है कि वो जल्दी से जल्दी पहले वो खुर्ची पे विराजमान हो जाएं और दूसरा संकल्प के लिए तैयार हो जाएं कि ये दूसरा संकल्प आने का समय आ गया है। ये हमारा अगर 6 करोड़ पर मंथ, 72 करोड़ साल के, तो 5 साल के कितने हो गए? तो इतने में तो हॉस्पिटल अच्छा सा बन जाता था। तो फिर स्थानिक जनता, जो पालघर जिला की जनता है, ये गुजरात क्यों भागे और मुंबई क्यों भागे जब इतना पैसा खुद के पास है? ये हमारा बहुत बड़ा प्रशासन को एक आरोप भी है और हमारा ये दुखड़ा भी है।
रो रहे हैं जो हम लोग। तो ऐसे में जो इतना बड़ा फिगर, इतना बड़ा अमाउंट अभी आप बता रहे हैं, तो ये किसके जेब में जा रहा है? इसमें कौन जो है जिम्मेदार है इन सब चीज़ों में? देखो ये प्रशासन का उदासीनता में कह सकता हूँ, क्योंकि देखो ठीक है ESIC ऑफिस में पैसा जा रहा है, लेकिन उनको यूटिलाइज कहाँ करना है शायद ये मालूम नहीं पड़ रहा है। तो फिर ये बहुत बड़ी क्या बोलता है नियर मिस जिसे कहते हैं, ये हो सकता है। इससे पैसा अगर ESIC में जाके पड़ा हुआ है, आप अस्पताल नहीं दे पा रहे हो, किसी भी छुटपुट स्थानिक डॉक्टरों को चिपका दिया कि भाई ये तुम्हारा ESIC ऑफिस है। इसमें मेरे खुद एक मित्र हैं जिनकी सिस्टर एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में और ESIC से कुछ 40,000 रुपये लेना था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया। ये बहुत बड़ा दुखड़ा है। बिल्कुल, ऐसा एक विषय हमारे पास भी आया था। जैसे आपको बता दें कि जो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं छोटे बड़े, इन्होंने पैसा लेके व्यवहार करके संबंध बना के मैनेजमेंट के चलते है कुछ व्यवहार करके अपने हॉस्पिटल को लेबल कर दिया कि भैया ESIC वाले हमारे यहाँ पे इलाज करवाएं। मगर जब टाइम आता है डिसबर्समेंट का, अमाउंट रिलीज़ करने का उस पेशेंट के अकाउंट में या उस एम्प्लॉय के अकाउंट में, तो वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पर उतर नहीं पाती है। तो ऐसे जो तमाम विषय है उस पर आज हमने बात की। और बहरहाल जो इतने बड़े आंकड़े हैं, इतना बड़ा जो धनराशि है, ये किसके पास जा रहा है और इतना पैसा जा रहा है, अंधा पैसा इतना जा रहा है कि जो अधिकारी समझ नहीं पा रहे कि भैया इतना पैसा करे क्या, कैसे इसको रेगुलेशन में लाना है, किस तरीके से उसकी रूपरेखा डिज़ाइन करनी है और किस तरीके से लोगों के हित में उसको लगाना है, ये अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में उन अधिकारियों का तबादला करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोगों के हित के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस कुर्सी पे उनको बैठाया गया है वो काम नहीं कर पा रहे, तो उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर और भी लगातार कवरेज करते रहेंगे। कुछ जानकारी आगे मिलती है और आपको बता दें कि अपघात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपघातों का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में जो कुछ भी जानकारी मिलेगी ऑन रिकॉर्ड बहुत जल्द इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? और इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि ESIC ने पहले तो ये पर मंथ का 6 करोड़, साल का 72 करोड़ और 5 से 8 साल जिला स्थापन होने के बाद जितने पैसे आपने लिए हैं या कलेक्ट किए हैं MIDC से, वो यूटिलाइज कहाँ किया इसका जवाबदेही दे, वरना एक तीव्र आंदोलन ESIC कार्यालय के बाहर होगा। ये हमारा इनको कहना है, जाहिर निषेध करते हुए। बिल्कुल, तो ऐसे में महेश डोडी जी ने किस तरीके से उन अधिकारियों को एक इशारा कर दिया कि भैया जो भी लेखा जोखा है इन 5 सालों के हिसाब किताब का आपको देना होगा। बहरहाल इसके अलावा जो नियम कानून बनते हैं लोगों के हित के लिए, अस्पताल को जल्द से जल्द स्थापित करने की भी ज़रूरत है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस तमाम विषय को हर एक आदमी तक शेयर करिए, जो भी उपभोक्ता है उसको मालूम पड़ना चाहिए कि कितनी बड़ी धनराशि का गोलमाल बोईसर शहर में हो रहा है। बहरहाल मैं आपसे लूँगा इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़फुल।